नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और चीन के बीच तनाव अभी भी जारी है। दोनों देशों के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता अभी जारी है। चुशूल में ये भारत और चीन की बैठक हो रही है। एलएसी पर तनाव करने की कोशिश को लेकर ये वार्ता जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। एक बार फिर से भारत और चीन की सेना के बीच में 29 और 30 अगस्त की रात को झड़प हो गई, जिसके बाद से एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति बन चुकी है। और आज भी दोनों देशों के कमांडर स्तर की बैठक जारी है। इसमें दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने को लेकर चर्चा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच में ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता भी जारी है। ये बैठक चुशूल में हो रही है, जहां पर एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश को लेकर यह वार्ता की जा रही है। इसमें दोनों ही देशों के कमांडर स्तर के अधिकारी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, एक बार फिर से आज भी भारत और चीन के बीच में कमांडर स्तर की बैठक जारी है। क्या कुछ नई जानकारी सामने आई है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आज भारत और चीन के बीच में कह सकते जो विवाद चल रहा है उसको लेकर ही आज बैठक की गई है। और उस बैठक के अंदर देखना होगा कि आगे के लिए क्या रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 29 और 30 अगस्त की रात को यानी कि क्या कहते हैं ब्लैक टॉप का कब्जा किया गया था, वहां पे कहीं कैमरे लगाए गए थे। उनको भारत सेना ने उखाड़ फेंका है और कहीं ना कहीं अपना कब्जा वापस स्थापित कर दिया गया है। मगर देखना होगा, जिस तरीके से चीन लगातार अपनी प्रक्रिया कर रहा है और कहीं ना कहीं भारत के ऊपर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आज भी जो बैठक होने वाली है उसके अंदर भी यही मुद्दे होंगे। और कहीं ना कहीं सेना ये देखने की कोशिश करेगी कि जो जितने भी बॉर्डर लग रहे हैं चीन से, वो कहीं ना कहीं उनके कब्जे करने की जगह उनको अपने कब्जे में रखेंगे। और कहीं ना कहीं देखना होगा भारतीय सेना कितनी सक्षम होती है और किस चीज की कमी होती है, तो केंद्र सरकार से वो सुविधा ली जाएगी और कोशिश की जाएगी कि तमाम बॉर्डर है उनको अपने इंडिया के कब्जे में रखा जाए। जी राजीव, आपको लगता है कि क्या ये जो वार्ता चल रही है उसका असर एलएसी पर देखने को मिलेगा? क्योंकि पहले भी वार्ताओं का दौर काफी ज्यादा चला था और चीन मान भी गया था पीछे हटने के लिए, लेकिन अब एक बार फिर से उसी इलाके में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल लगातार चीन अपनी बातों से पलटता चला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वो बातचीत करने की प्रक्रिया अपना रहा है और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ उसका उल्लंघन भी कर रहा है। तो मगर ये देखना है, जिस तरीके से चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि भारतीय जगह पर कब्जा कर रहा है, यानी बॉर्डर पर कब्जा करने की जो कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक घटना जरूर है। मगर हम भारतीय सेना भी कमजोर नहीं है और भारतीय सेना हर मुमकिन कोशिश कर जवाब दे रही है चीन को। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, आज की जो बैठक होगी भारत और चीन के बीच में, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी कि बातचीत से समझौता निपट जाए। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि भारत सरकार को भी पता है कि हर तरीके से भारतीय सेना को भी पता है कि चीन लगातार पलटवार कर रहा है और कहीं ना कहीं अपनी जो जवान से मुकरता चला जा रहा है। तो देखना होगा आज की जो प्रक्रिया है बैठक के अंदर कितना रंग ले सकती है और या चीनी जो सरकार है उनसे कितनी बातचीत हो सकती है, या चीनी जो सेना है उनसे कितनी समझौता हो सकता है। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और चीन के बीच में, दोनों ही देशों के बीच एक बार फिर से कमांडर स्तर की बैठक जारी है। और साथ ही इस बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ में कैप्टन अनिल गौर जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। नमस्कार जी अनिल जी, जिस तरीके से लगातार भारत और चीन के बीच में ये जो तनाव चल रहा है और आज एक बार फिर से दोनों ही देशों के बीच में कमांडर स्तर की बैठक हो रही है, आपको लगता है कि क्या इस बैठक का कोई नतीजा निकल पाएगा? देखिए, जिस हिसाब से चीना लद्दाख के अंदर चोरी छुपे घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, अब उसे आप देखिए अप्रैल से लेकर आज तक, और उससे पहले अगर मैं आपको ले जाऊं कि 1959 से लेकर आज तक चाइना के साथ बातचीत चल रही है इस बॉर्डर के ऊपर, और चाइना ने अभी तक उस बॉर्डर को डिमार्केट नहीं किया।
और उसके बाद में अब जो आप देख लीजिए, ये 45 साल के बाद जो है, ये जिस हिसाब से ये घटना हुई गलवान में हुई, और उसके बाद अब ये 29-30 की जो घटना है वो हुई है, तो लगता नहीं है कि चाइना जो है वो इस जो सारी बात को सुलझाना चाहता है, वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। चाइना अपने ही उसी फिराक में है कि वो जो जिस हिसाब से सोचता है कि भाई मैं एक्सपेंशनिस्ट तरीके से चलूं और मैं जो कहूं वही माने दूसरा देश। यही हाल उसने साउथ चाइना सी में किया है, यही हाल उसके जितने 18-20 जो उसके नेबर थे, जो उसके पड़ोसी मुल्क थे, उनके साथ किया है, और अब हिंदुस्तान के साथ ये कर रहा है, और बार बार सिर्फ बात कर रहा है, और वहां पे उसके साथ में बात करने के साथ में वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाए जा रहा है। देखिए, एक्साई चीन जो एरिया है वो हिंदुस्तान का है, और उससे कब्जा किया हुआ चाइना ने। अभी तक उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर उसने इतना नहीं बनाया था, अब वो फाइबर है, अब वो 5G का उधर प्रबंध कर रहा है, अब वो जो है अपने ट्रूप्स के लिए रहने के लिए उनके बैरिक्स और बंदोबस्त कर रहा है, उधर टेंट्स लगा रहा है, उधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि चाइना जो है इस विवाद को ऐसे बातचीत से सुलझाने वाला नहीं है, क्योंकि लगता यही है कि आज आके फाइनली फिर वही सीडीएस ने कहा कि एक मिलिट्री ऑप्शन है हमारे पास, और जब ये सारी बातें हो जाएंगी और चाइना फिर नहीं मानेगा, तो फिर उसके बाद में वही एक विकल्प रह जाएगा हिंदुस्तान के पास। और वो जब अगर होगा तो उसके लिए चाइना को बहुत, मैं कहूँगा, एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उसके खिलाफ जो है सारी दुनिया के मुल्क जो हैं वो खड़े हो गए हैं। आप देखिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया वो क्वाड बन के खड़ा है। अब ये क्वाड जो है हमारा, हम चाइना की सप्लाई लाइन जो है, जो उसकी जो शिप की सप्लाई लाइन है अंडमान निकोबार से निकलती हुई मलाक्का स्टेट से जो जाती है, हम उसको रोक सकते हैं। तो वहां पे जब एक ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि एक चाइना के खिलाफ सारे दुनिया के जो मुल्क हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो चाइना को बहुत मुश्किल पड़ेगी, और चाइना को, मेरे को समझ नहीं आता कि अभी इस माहौल में, या तो चाइना ये सोच रहा है कि देखिए पेंडेमिक है और लोग अपने पेंडेमिक के उसमें सारे व्यस्त हैं, इसीलिए मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा, अमेरिकन इलेक्शन है नवंबर के अंदर, तो अभी उनका भी ध्यान इधर से हटा होगा, तो मैं शायद ये करके तो मैं सफल हो जाऊं। पर उसने ये नहीं सोचा था कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा, और हिंदुस्तान जो अब एक्शन ले रहा है, आप देखिए 29-30 की रात को प्रीएम्प्टिव एक्शन करके हमारे सैनिकों ने वो हाइट्स जो है ऑक्यूपाई कर ली, और उस चाइना को वहां से वो आने नहीं दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये जो प्रीएम्प्टिव चीजें हो रही, ये चाइना नहीं सोचता था। चाइना सोचता था कि ये वही भारत का मुल्क है कि ठीक है जी, मैं चला जाऊंगा उसके ऊपर और सारा का सारा मैं कब्जा कर लूंगा। ये जो बातें हैं, ये सिर्फ बातें, एक मैं कहूँगा टाइम पास करने के लिए चाइना कर रहा है। चाइना ने इसके लिए कोई सुझाव जितने हुए हैं अभी तक, अगर चाइना चाहता तो ये जो है ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती। वो अभी चेंज बिल्कुल नहीं हुई है। वही थोड़ा बहुत जो इसने .14 और जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के उधर से थोड़ा सा उसने जो विड्रॉ किया है, बस वही है, बाकी जगह से कहीं नहीं है, बल्कि ये अपने आप को वहां मजबूत कर रहा है। तो ये है, मेरे को लगता है कि चाइना ऐसे नहीं मानने वाला। अनिल जी, भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि वो सामने से कभी भी वार नहीं करता, लेकिन आपको लगता है कि चाइना भारत की अब बढ़ती ताकत को देखते हुए आगे से वॉर करेगा भारत पे? देखिए, चाइना को सबसे बड़ा जो अपना मैं कहूँगा इधर एशिया में, वो हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क दिखता है जो उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। दूसरा, जो अब हमारे जो डेवलपमेंट, क्योंकि अभी तक इतने सालों से 60 सालों से हमने लद्दाख के एरिया में वगैरह हमने आगे अपनी सड़कें नहीं बनाई हुई थी, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया था, और अब जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट हो रहा है, और जिससे कि हमारे जो ट्रूप्स की मूवमेंट भी तेज हो सकती है सारा। तो ये जो अभी जो, और स्पेशली जो अभी ये हमने जो लेह से लेकर दौलताबाग ओल्डी तक की जो सड़क है पूरी वो कंप्लीट की है, उससे चाइना बहुत घबरा गया है, क्योंकि चाइना को लगता है कि हम ये जो सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, कल को चाइना का जो काराकोरम हाईवे है, जो बहुत मेन हाईवे है, वो दो रीजन को, तिब्बत और सिंकियांग रीजन को जोड़ता है,
हम उसको इंटरडिक्ट कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। दूसरा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है, वो $60 बिलियन उसमें जो लगा रहा है, कल हम उसको भी कर सकते हैं। तीसरा, जब हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को 370 और 37 से अबॉर्गेट करने के बाद 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो उसको ये लगता है कि अब लद्दाख के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान एरिया है, अक्साई चिन वगैरह, वो सारा लद्दाख के अंदर है। अब उसको लगता है कि ये डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर के पास आ गया है, अब ये कोई डिस्प्यूटेड स्टेटस नहीं रहा इस जगह का, तो अब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकती है इधर। पहले उसको ये लगता था कि देखिए पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है जम्मू कश्मीर को और हिंदुस्तान भी कर रहा है, तो ये एक डिस्प्यूटेड तरीका है, यूनाइटेड नेशंस से चला गया। अब उसको लगता है कि ये क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गया है, अब डायरेक्टली जो है ये जितना इलाके में डेवलपमेंट कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में ये डैम बना रहा है, वहां पे ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, वो सारा इलीगल है। तो अब उसके ऊपर क्लेम जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट का है वो ज्यादा पक्का हो गया है, उससे भी घबरा गया वो, इसीलिए वो ये चाहता है। बिल्कुल अनिल जी, कहीं ना कहीं चीन भारत के रुख को देखकर घबरा गया है, भारत की ताकत को देखकर घबरा गया है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर से भारत और चीन के बीच में कमांडर स्तर की बैठक अभी जारी है। शुरुआत करते हैं खबरों की। लोन मेमोरियल पर सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा जारी किया है। सरकार ने यह संकेत दिया है कि मॉरेटोरियम को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये कुछ ही सेक्टर को मिलेगा। सरकार ने सूची सौंपी है कि किन सेक्टर को आगे राहत दी जा सकती है। अगर इस मामले में आगे सुनवाई होगी, इसके पहले पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि लोन मॉरेटोरियम के मामले में वो अपना रुख स्पष्ट करने के लिए जल्द हलफनामा दे और साथ ही रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर खुद को बचाए नहीं। दरअसल बीते मार्च महीने में कोरोना संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक के निर्देश पर बैंकों ने एक अहम फैसला लिया था। इसके तहत कंपनियों और व्यक्तिगत लोगों को राहत देते हुए लोन की किस्तों के भुगतान पर 6 महीने की छूट दी गई थी। छूट या किस्त भुगतान पर रोक की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो गई है। अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दरअसल लोन मोरेटोरियम एक तरह की सुविधा है जो कोरोना से प्रभावित ग्राहकों या कंपनियों को दी जा रही थी। इसके तहत ग्राहक या कंपनियां अपनी मासिक किस्त को टाल सकती हैं। इस सुविधा का लाभ लेते वक्त तात्कालिक राहत को मिलती ही है, लेकिन बाद में ज्यादा पैसे देने होते हैं। मार्च से शुरू हुई ये सुविधा सिर्फ 31 अगस्त तक के लिए थी। आपको बता दें कि मोरेटोरियम पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। सरकार ने यह संकेत दिया है कि मोरेटोरियम को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और इसी के साथ अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूरा देश आज अपने चहेते राजनेता प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई दे रहा है। देश में उनके निधन से शोक की लहर छाई हुई है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। आज दोपहर 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिनमें सबसे पहली तस्वीर रामनाथ कोविंद की है, जहां पर उन्होंने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, और दूसरी तस्वीर में नरेंद्र मोदी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और वहीं तीसरी तस्वीर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और वहीं चौथी तस्वीर में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश काफी दुख नजर आ रहा है। देश भर से उनके निधन पर श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की जा रही है। जो लोग मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। शाह ने एक वीडियो के जरिए प्रणब दा के व्यक्तित्व और उनकी सादगी के बारे में बताया है। शाह ने कहा कि उनकी भाषा में उन्होंने देश को एक अच्छी बहस दी। साथ ही कहा कि पक्ष में हो या फिर विपक्ष में, नीतियों के निर्धारण की आलोचना करनी हो या नीतियों का निर्धारण करना हो, हर बात में प्रणब दा का कौशल साफ दिखाई देता था। पूरे देश के लिए गहरे दुख और सदमे की बात है कि आज भारत रत्न प्रणब मुखर्जी हम सब के बीच में नहीं रहे। आज उनका नश्वर देह भी हम लोगों के बीच से चला जाएगा। कई दशकों तक भारतीय राजनीति की क्षितिज में प्रणब की तरह ही कांतिवान रहकर प्रणब दा का कोरोना काल के चलते परीक्षा को रद्द करवाने की मांग के बीच देश भर के कोने कोने में आज जेईई परीक्षा शुरू हो चुकी है। छात्र भी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। हालांकि भीड़ कम नजर आ रही थी। वहीं कोरोना के चलते तमाम नियमों का पालन भी परीक्षा केंद्रों में किया जा रहा है। ऐसे में छात्र भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। परीक्षा को लेकर छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। यही हटिया से। हाँ, कोई परेशानी तो नहीं है सेंटर पर आने जाने? नहीं। अंदर के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है? इंस्ट्रक्शन ये है कि हैंड को सैनिटाइज करवाया जाएगा एंड फिर फ्रिस्किंग होगा, फिर हम लोग को सेंटर पर बैठना होगा लैब में। हाजीपुर से। एक बात बताइए, काफी इंतजार के बाद एग्जाम हो रहा है, तैयारी कैसी है आपकी? ठीक है। कोई दिक्कत भी हुआ आपको हाजीपुर से आने में? थोड़ा बहुत तो हुआ, लेकिन कोई ज़्यादा कुछ खास दिक्कत नहीं हुआ। क्या दिक्कत हुआ? बस थोड़ा आने जाने में, सुबह में रास्ता ऑटो ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा था। अच्छा लग रहा है। ज़्यादा तैयारी कैसी है? देखिए, जहाँ विवाद हुआ कैंसिल होने के लिए, वो आसाम और वो बाढ़ के वो इलाके थे जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते थे, जहाँ पे कन्वेंस नहीं था। शहर में हम लोगों के लिए हम लोग कंफर्टेबल हैं। हालांकि बहुत इंटीरियर में ये सेंटर दिए गए हैं, जहाँ तक बाहर के लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल है। जो शहर में रहते हैं वो तो आ जाएंगे, लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, जहाँ पे अभी ट्रेवल नहीं है, जहाँ पे कन्वेंस नहीं है, लोग आ गए, उनके लिए बहुत दिक्कत है। वो कैसे मैनेज होता है ये देखा जाएगा। शहर वालों के लिए, जो शहर में रहते हैं, वो तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जिन लोग जहाँ पे विवाद था या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो वही लोग थे जो जिनके यहाँ सेंटर तक पहुँचना मुश्किल था, वो पहुँच नहीं सकते थे। उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है ये देखना पड़ेगा कि सब सेंटर पे पहुँच गए सुविधापूर्वक,
कि नहीं। 100% खिलवाड़ होता है, एग्ज़ाम होने ही चाहिए थे। बच्चे घर बैठे बैठे बल्कि डिप्रेशन में आ रहे थे, एग्ज़ाम होना बेहद ज़रूरी था। तो आपको नहीं लगता कि सर जब पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए एजुकेशन के सिस्टम के साथ, क्योंकि ये अलग पैरेलल चलता है, बिल्कुल वो अलग पैरेलल चलता है। बिल्कुल बच्चों के साथ एजुकेशन के साथ कोई पॉलिटिक्स का कोई लिंक ही नहीं है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तकलीफ सभी जगह है, थोड़ी तकलीफ तो बच्चों को भी है, थोड़ी तकलीफ सरकार को भी, पर सबको मिलजुल के मेहनत करके ही एग्जाम कंडक्ट। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से गुजारिश की। उत्तराखंड सरकार ने नई पेंशन योजना को लेकर केंद्र को एक पत्र भेजा है। सुनते हैं सीएम ने इसकी बाबत क्या कुछ कहा। कर्मचारियों की ये डिमांड है, अब ये किन परिस्थितियों में बंद की गई, उन चीज़ों को देखना होगा। वो स्टेट के हाथों में कुछ नहीं है, और इसलिए उसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमको तो फॉलो करना है। एक ये डीआरडीओ के कल आपसे चेयरमैन भी मिले थे, और जिस तरीके से एसोसिएशन अब उद्योगपतियों की भी बनी है, कितना आपको लगता है कि जो आपकी कोशिश थी वो एक्सप्लाइट हो पा रही है? सर जो बॉर्डर वाली बात, देखिए एक शुरुआत है ये कि जो भी हमारे जो हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स के लेकर के, हम जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हमने प्रयास किया, उसके लिए हमारी एक टीम बाहर भी हमने भेजी थी। तो उस दिशा में ये चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए एसोसिएशन होना बहुत। दिल्ली में दोबारा से कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि वो हमें केंद्र सरकार के किसी खास सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि केंद्र हमें बस ज्यादा टेस्ट करने की इजाजत दे। सत्येंद्र जैन ने आगे कहा कि हम केंद्र से टेस्टिंग किट लेने के बजाय बाजार से खरीद रहे हैं। साथ ही कहा कि दिल्ली में एक बार फिर से सर्वे शुरू कराया जा रहा है, जिससे कोरोना को लेकर हर जानकारी मिल सके। और 1507 लोग रिकवर हुए और 18 डेथ हुई थी। अभी तक कुल मिलाकर दिल्ली में 1,74,748 केसेस पॉजिटिव हो चुके हैं। लगभग 90% लोग रिकवर हो चुके हैं। सीरो सर्वे का तीसरा चरण शुरू हो रहा है जी, आज से सीरो सर्वे का तीसरा चरण स्टार्ट हो रहा है। इस बारी हम वार्ड वाइज कर रहे हैं। सभी वार्ड्स का 272 वार्ड और 2 असेंबलीज हैं, उसको लगभग 280 हिस्सों में बांट के किया जा रहा है। कितना सैंपल साइज है, कब तक ही कंप्लीट हो जाएगा? 17,000 का सैंपल साइज है। लगभग एक हफ्ते में सैंपलिंग कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हफ्ता 10 दिन लगेगा उसको प्रोसेस करने में। वार्ड जो आप बता रहे हैं, तो क्या पहले सभी वार्ड में नहीं हुए थे? पिछली बार डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया था, इस बार हमने वार्ड वाइज कर दिया है, ताकि हमें पता रहे एग्जैक्टली कि भाई छोटे एरिया में क्या चल रहा है। यूपी के गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि कफील पर एनएसए लगाने को चुनौती दी गई थी। डॉक्टर कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल डॉक्टर कफील पर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉक्टर कफील पर एनएसए लगाया था। पिछले कई महीनों से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।